दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस पुस्तक के चौथे चैप्टर व्यावसायिक संगठन से संबंधित सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखेंगे 1933 में। यदि आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लेंगे। अब अगला प्रश्न है दूसरा, एवगीला एक परिवर्णी शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट बुलेटिन एंड ग्रंथालय के लिए। किसके लिए? एब्स्ट्रैक्ट बुलेटिन तथा ग्रंथालय के लिए। यहां आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, IATLIS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय विज्ञानसार कौन प्रकाशित करता है? भारतीय पुस्तकालय विज्ञानसार कौन प्रकाशित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। कौन प्रकाशित करता? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। अब अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई है? याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1933। अब अगला प्रश्न है, DNB एवं INB ग्रंथ सूची के उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय। आप लोग चाहें तो इसको विस्तार को वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, AC वोल्नर तथा MO थॉमस दोनों किस संघ की स्थापना के साथ जुड़े थे? तो याद रखेंगे ILA की स्थापना के साथ। किसके साथ? ILA की स्थापना के साथ। अब अगला प्रश्न है, रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने ILA स्थापित करने का प्रयास किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, C वोल्नर। क्या नाम है? C वोल्नर। अब अगला प्रश्न है, ILA के त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ILA बुलेटिन। क्या नाम है? ILA बुलेटिन, जहां ILA का फुल फॉर्म होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? तो याद रखेंगे ILA। कौन है? ILA। अब अगला प्रश्न है, ITLIS किसका संघ है? ITLIS किसका संघ है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का। किसका? ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का, टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस का। अब अगला प्रश्न है,
अरेंज द फॉलोइंग एसोसिएशन, आपको निम्नलिखित संग्रहालय संघों को इनकी स्थापना वर्ष के अनुसार सजाना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले स्थापना ALA का हुआ, उसके बाद SLA, फिर एल्बिस और लास्ट में आइजली का हुआ। अब अगला प्रश्न है 1933 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, भारतीय ग्रंथालय का संघ, अर्थात इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। अब अगला प्रश्न है इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स का प्रारंभ किस संस्था द्वारा किया गया? याद रखेंगे इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स वाज ब्रॉट बाय, तो इसका सही उत्तर है IASLIC। अब अगला प्रश्न है IASLIC की स्थापना वर्ष, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1955। क्या है? 1955। अब अगला प्रश्न है IATLIS खालिस्तान का एक एसोसिएशन है, किसका एसोसिएशन है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, अर्थात भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक का। किसका? भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक का, अर्थात लाइब्रेरी साइंस टीचर्स इन इंडिया। अब अगला प्रश्न है PV वर्गीज पारितोषिक ILA द्वारा किसके लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सामयिकी में उत्तम लेख के लिए, अर्थात बेस्ट आर्टिकल के लिए। अब अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी संस्था भारत में अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करती? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात ILA दिल्ली। अब अगला प्रश्न है इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स का प्रकाशन कौन है? प्रकाशक कौन है? तो याद रखेंगे IASLIC। कौन है? IASLIC। अब अगला प्रश्न है इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस जो दिल्ली में आयोजित की गई के समय कौन ILA का अध्यक्ष था? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, अर्थात CP वशिष्ठ। कौन था? CP वशिष्ठ। अब अगला प्रश्न है IATLIS किसका एक निकाय है? तो याद रखेंगे पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का। किसका? पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का। अब अगला प्रश्न है नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज खालिस्तान ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? तो याद रखेंगे ILA ने। ILA का फुल फॉर्म इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। अब अगला प्रश्न है इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे IASLIC के द्वारा। अब अगला प्रश्न है भारत में अनुसंधान में प्रगति
इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो याद रखेंगे IATLIS के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा जारी ILA बुलेटिन जिसका प्रकाशन जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है की आवृत्ति निर्दिष्ट कीजिए। तो इसका सही उत्तर है त्रैमासिक। क्या है? क्वार्टरली। अब अगला प्रश्न है, आइजलिक का प्रधान कार्यालय कहां स्थित है? तो याद रखेंगे कोलकाता में। कहां? कोलकाता में। अब अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखेंगे 1933 में। कब? 1933। अब अगला प्रश्न है, भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रहण और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का है? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय पुस्तकालय का। किस पुस्तकालय? राष्ट्रीय पुस्तकालय का। अब अगला प्रश्न है, ILA किसका सदस्य है? तो याद रखेंगे ILA IFLA और राष्ट्रीय पुस्तकालय संगठन का सदस्य है। अब अगला प्रश्न है, IATLIS इनमें से किसका पेशेवर संगठन है? तो याद रखेंगे LIS के शिक्षक का। अब अगला प्रश्न है, LIS गेटवे का कौन रखरखाव करता है? तो याद रखेंगे ILA। कौन? ILA रखरखाव करता है। अब अगला प्रश्न है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस संस्करण का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे IASLIC के द्वारा। अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को समझते हैं। बेस्ट रिटायर लाइब्रेरियन अवार्ड IASLIC के द्वारा, SM गांगुली अवार्ड ILA के द्वारा, SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड IATLIS के द्वारा और यंग साइंटिस्ट अवार्ड SIS के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, इफ्ला की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहां स्थित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात इंडियन वर्ड्स में, एडिनबर्ग में। कहा है? एडिनबर्ग में। अब अगला प्रश्न है, जबकि वर्तमान में इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। अब अगला प्रश्न है, DA2I 2019 रिपोर्ट श्रृंखला किसने प्रकाशित की है? तो याद रखेंगे IFLA ने। अब अगला प्रश्न है, IFLA WLIC 2020 डबलिन का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सेस। क्या है? वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सेस। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकालय संघों को उसके स्थापना वर्ष के हिसाब से आरोही क्रम में सजाना है।
अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अर्थात याद रखेंगे कि सबसे पहले ALA की स्थापना, उसके बाद SLA की स्थापना, फिर IFLA की और लास्ट में सबसे CILIP की स्थापना हुई थी। अब अगला प्रश्न है सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या? तो याद रखेंगे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। अब अगला प्रश्न है अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखेंगे शिकागो में। कहां? शिकागो में। अब अगला प्रश्न है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए अमेरिकन पुस्तकालय संघ का प्रभाग है, अर्थात डिवीजन ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब अगला प्रश्न है विप्रो कहां पर स्थापित है? तो याद रखेंगे विप्रो जो है वह जेनेवा में स्थापित है। कहां? जेनेवा में। अब अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? तो याद रखेंगे IFLA। कौन? IFLA। अब अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। क्या नाम है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है? तो याद रखेंगे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। कौन सा? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब अगला प्रश्न है ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या है? तो याद रखेंगे लाइब्रेरी एसोसिएशन UK। अब अगला प्रश्न है FID का पूरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे FID का पूरा नाम इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन है। अब अगला प्रश्न है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स का एक प्रकाशन है। क्या है? तो याद रखेंगे ALA। क्या है? ALA। अब अगला प्रश्न है FID की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए पॉल ऑटलेट एंड हैरी ला फॉन्टेन। क्या नाम है? पॉल ऑटलेट एंड हैरी ला फॉन्टेन। अब अगला प्रश्न है FDI पर भारत सरकार के मत के बारे में सूचना निम्नलिखित में से किस में मिल सकती है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी अर्थात एशियन रिकॉर्डर में। कहा? एशियन रिकॉर्डर में। अब अगला प्रश्न है इफ्ला का मुख्यालय कहां स्थित है? तो याद रखेंगे इफ्ला का मुख्यालय द हेग में स्थित है। अब अगला प्रश्न है UBC का पूरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे UBC का पूरा नाम यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल है। क्या है? यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। अब अगला प्रश्न है ALA का मुख्यालय कहां स्थित है? तो याद रखेंगे ALA का मुख्यालय शिकागो में स्थित है। कहां? शिकागो में। अब अगला प्रश्न है LC लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैंडलिंग्स का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी 1909। कब? 1909। अब अगला प्रश्न है किस पुस्तकालय संघ की स्थापना 1876 में हुई थी? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी ALA पुस्तकालय संघ की स्थापना। अब अगला प्रश्न है द लाइब्रेरी एसोसिएशन किस देश
ग्रंथालय विकास से जुड़ा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन से। किससे? ग्रेट ब्रिटेन से। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक पुरानी और बड़ी एसोसिएशन है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी अर्थात अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो खाली स्थान का विशेष पुस्तकालय है कहाँ? तो याद रखेंगे यूके में। कहाँ? यूके में। अब अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक ग्रंथ परक नियंत्रण खाली स्थान का एक कार्यक्रम है। किसका एक कार्यक्रम है? तो याद रखेंगे IFLA का। किसका? IFLA का। अब अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस खाली स्थान का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। किसका राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी USA का। किसका? USA अमेरिका का। अब अगला प्रश्न है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1876 में। कब? 1876 में। अब अगला प्रश्न है, प्रकाशन की सार्वभौतिक उपयुक्तता खाली स्थान का एक कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है? तो याद रखेंगे IFLA का। किसका? IFLA का। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालयों का उनके स्थापन वर्ष के आधार पर सही क्रम सजाइए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात सबसे पहले ब्रिटिश लाइब्रेरी, उसके बाद लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, फिर लेनिन लाइब्रेरी और सबसे लास्ट में बिब्लियोथेक नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी, जिसका आप ईयर यहां देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट किसका आदर्श वाक्य है? तो याद रखेंगे ALA का। किसका? ALA का। अब अगला प्रश्न है, विश्व का प्राचीनतम पुस्तकालय संघ कौन सा है? तो याद रखेंगे विश्व का प्राचीनतम पुस्तकालय संघ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। कौन है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल किसका प्रोग्राम है? तो याद रखेंगे IFLA का। अब अगला प्रश्न है, इफ्लाकी 2019 की वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस शहर में होगी? तो याद रखेंगे एथेंस में। किस शहर में? एथेंस में। अब अगला प्रश्न है, IFLA का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखेंगे इसका पूर्ण रूप ऑप्शन ए है अर्थात इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ALA किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी अर्थात अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के लिए। अब अगला प्रश्न है, ब्रॉड आवरिंग सिस्टम अर्थात BSO एक क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी वर्गीकरण योजना। क्या है? वर्गीकरण योजना। अब अगला प्रश्न है, सूचना प्रबंधन संघ अर्थात एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट किसका नया नाम है? तो याद रखेंगे ASLIB का। किसका? ASLIB का। किसका? ASLIB का।
अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ मिलकर 2012 में CILIP का गठन किया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। अब अगला प्रश्न है, क्लिप का पूर्ण नाम क्या है? तो याद रखेंगे इसका पूर्ण नाम ऑप्शन ए अर्थात चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स है। अब अगला प्रश्न है, किसके द्वारा प्रकाशित की सार्वभौतिक उपलब्धता शुरू की गई थी? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए IFLA के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन ने पुस्तकों के प्रति प्यार को बढ़ावा देने के लिए और पढ़ने के लिए खाली स्थान की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी कैलडेकॉट मेडल की। किसका? कैलडेकॉट मेडल की। अब अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 किसका प्रकाशन है? तो याद रखेंगे ALA का। किसका? ALA। अब अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी एसोसिएशन किसका अंग है? तो याद रखेंगे स्लिप का। किसका? स्लिप का। अब अगला प्रश्न है, मानक प्रसूचीकरण हेतु ALA नियमों का प्रथम संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? तो याद रखेंगे 1881 में। किस वर्ष? 1881 में। अब अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध जानकारी के विनियम हेतु set of rules produced by IFLA for exchange of cataloging information is? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात ISBD। क्या नाम है? ISBD के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए 30 सितंबर 1927। अब अगला प्रश्न है, FID इज एस्टेब्लिश्ड इन अर्थात FID की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे 1895 में। कब? 1895। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने संदर्भ सेवा को 3 सिद्धांतों रूढ़, उदार और स्वतंत्र के रूप में चिन्हित किया गया? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी जेम्स आई वायर। अब अगला प्रश्न है, एरिक को प्राधिकृत किया है किसने? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस डिवीजन ने अर्थात ALA ने। अब अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग का प्रकाशक कौन है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी ALA। कौन है? ALA। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंडलों को उनके काल क्रमानुसार पहचानिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे सबसे पहले ALA, उसके बाद SLA, फिर एल्बिस और फिर IASLIC की स्थापना हुई थी, जिसका आप ईयर यहां देख सकते हैं कि ALA की स्थापना 1876 में, SLA 1909, ASLIB की स्थापना 1924 और IASLIC की स्थापना 1955 में हुई थी। विशेष आप यहां पढ़ सकते हैं
अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संघों को उसके स्थापना क्रम के आधार पर सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात ALA, फिर SLA, फिर CLA और लास्ट में IASLIC। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कार्यों को ALA द्वारा संदर्भ सेवा कार्य के रूप में विश्लेषित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 2, 3 और 4 को। तो आइए पढ़ते हैं 2, 3 और 4 में क्या है। 2 में आपको मार्गदर्शन, अनुदेश और ग्रंथ प्रकार, ये तीनों जो है सही है। अब अगला प्रश्न है, सूचना साक्षर होने के लिए एक व्यक्ति को यह जानने की योग्यता होनी चाहिए कि उसे सूचना की आवश्यकता कब है एवं उसमें सूचना को खोजने, मूल्यांकित करने और आवश्यक सूचना के प्रभावों, उपयोगों की योग्यता होनी चाहिए। यह किसने परिभाषित किया? तो इसका सही उत्तर है ALA ने। किसने? ALA ने। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एफला कार्यक्रमों को उनके शुरू होने वाली वर्षों के अनुसार रखें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात सबसे पहले इंटरनेशनल मार्क ऑफिस की स्थापना हुई, फिर UBC के, फिर UAP की और लास्ट में ISBD की, जिसका ईयर आप यहां देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, वालफोर्ड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशिंग लंदन के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, ग्रंथालय प्रौद्योगिकी परियोजना प्रतिवेदनों को कौन प्रकाशित करता है? तो याद रखेंगे ALA। कौन? ALA। अब अगला प्रश्न है, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग परिकल्पना मूल रूप से किसके द्वारा आरंभ की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिकन पुस्तकालय संघ के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिकन पुस्तकालय संघ के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2007 में स्लिप के गठन के लिए किस संगठन को ग्रंथालय संघ के साथ जोड़ा गया है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। अब अगला प्रश्न है, पुस्तकालय संघों के क्षमता निर्माण के लिए इफला का कार्यक्रम क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, BSLA। क्या कहलाता? BSLA। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकालय संघों को उनके गठन होने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले गठन ALA का, उसके बाद SLA का, फिर ASLIB का और सबसे लास्ट में CILIP का, जिसका आप गठन वर्ष यहां देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो इसलिए मैं इस प्रश्न को थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो इसका मिलान आप लोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला है, उच्च शिक्षा हेतु सूचना साक्षरता दक्षता मानदंड
ACRL के द्वारा, सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ SCONUL के द्वारा, आजीवन अधिगम हेतु सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश IFLA के द्वारा, और लास्ट है सूचना साक्षरता कार्यक्रम समूह CAUL के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां सूचना तक अभिगम की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इफ्ला की समिति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो आइए पढ़ते हैं 1, 2 और 3 में क्या दिया गया है। 1 में बताया गया है कि प्रतिवेदनों का प्रकाशन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों में सहभागिता और कार्यशालाओं का आयोजन है। वहीं 2 में बताया गया कि वैश्विक पुस्तकालय समुदाय के अंदर बौद्धिक स्वतंत्रता की स्थिति को देखना और न्यूज़लेटर और ऑनलाइन समाचारों का प्रकाशन है। और सी में आपको बताया गया है कि सूचना तक निःशुल्क अभिगम और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन पर प्रत्युत्तर देना और प्रेस प्रति बनाना है। अब अगला प्रश्न है, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन किसका अनुभाग है? तो याद रखेंगे ALA का। किसका? ALA का। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को मिलान कर सकते हैं। अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर ले। अब आइए चलते हैं इसके सही उत्तर पर। तो याद रखेंगे CILIP की स्थापना 2002 में, ASLIB की स्थापना 1924 में, ALA की स्थापना 1876 में और कॉमला की स्थापना 1972 में की गई थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ISBD को उनके निर्माण कार्य के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो याद रखेंगे सबसे पहले ISBDM की स्थापना हुई थी, उसके बाद ISBDS की स्थापना, फिर ISBDM की स्थापना और सबसे लास्ट में ISBDCF की स्थापना हुई थी। अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। यहां आप लोग इसके ईयर को देख सकते हैं। अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है, तो आइए मैं इसे भी छोटा कर देता हूं ताकि आप अपना मिलान सही सही कर लें। तो आइए इसका मिलान करते हैं। सबसे पहला है ALA का। ALA की स्थापना 1876 में। बी में है क्लिप CILIP की स्थापना 2002 में। CSLA की स्थापना 1909 में और ILA की स्थापना 1933 में हुई थी। अर्थात इसका सही ऑप्शन बी होगा। आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, इफ्ला सर्वप्रथम किस स्थान पर स्थापित किया गया था? पहचान करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में। अब अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है, तो आप लोग मिलान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है NATIS ईसा या
यूनेस्को के द्वारा, बी है NIP या फिर NITS की स्थापना IFLA के द्वारा, कॉर्नवालिस 1985, यह संस्कृति संकाय भारत सरकार के द्वारा, और लास्ट है पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति 1986, यह राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा चलती है, जिसका आप सही क्रम यहां देख सकते हैं। अब अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है, तो इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि सारा क्वेश्चन एक जगह हमें दिख सके। तो आगे चलते हैं, ये काफी ज्यादा छोटा है, इसलिए हम लोग केवल इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। एक पत्रिका है क्या, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, वहीं इंफॉर्मेशन आउटलेट एक ऑनलाइन डिजिटल पत्रिका कौन सी है, तो याद रखेंगे स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, वहीं रेफरेंस एंड यूजर सर्विस क्वार्टरली क्या है, तो यह एक अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, और चॉइस एक मासिक पत्रिका है जो कि एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकालयों को उनके स्थापना के वर्षों के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात सबसे पहले बिब्लियोथेक नेशनल दे फ्रांस की स्थापना हुई थी, उसके बाद लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना, तीसरे नंबर पर इंपीरियल लाइब्रेरी, और सबसे लास्ट में ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी, जिसका ईयर आप यहां पढ़ सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार संहिता को उनके विकास के क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसके विस्तार को ही पढ़ लेते हैं। इसका विस्तार में दिया गया है कि पुस्तकालय के आचार संबंधी उपसूत्र यूएसए के पुस्तक अध्यक्ष वृत्ति के लिए प्रथम आचार संहिता 1909 में, आचार संहिता ALA 1939 में, व्यावसायिक आचार संहिता LA UK 1983 में, और पुस्तकालय अध्यक्षों और सूचना कर्मियों के लिए आचार संहिता IFLA 2012 में। अब अगला प्रश्न है, संक्षिप्ताक्षर FLIFA इफ्ला का पूर्ण रूप अर्थात फुल फॉर्म की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन। अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है, तो आइए क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो इसका सही उत्तर को हम लोग स्लिप पढ़ते हैं। पहला है स्लिप, यह 8 क्षमताओं का सूचना साक्षरता मॉडल है, वहीं एस्कोनूल यह एक सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ है। ACRL यह एक उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता क्षमता मानक है, और डी इफ्ला जो है जीवन प्रयत्न अधिगम हेतु सूचना साक्षरता के लिए दिशा निर्देश है। अब अगला प्रश्न है, अमेरिकी पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष सारी फील्डमैन द्वारा शुरू किए गए अमेरिकी पुस्तकालय संघ के नव सार्वजनिक जागरूकता अभियान पुस्तकालय रूपांतरण निम्नलिखित में से किन पर बल देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ए, बी और सी तीनों सही है। तो आइए ए, बी और सी तीनों को पढ़ते हैं। ए में बताया गया है कि
डिजिटल युग में सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका। दूसरा में बताया गया है कि इस अवधारणा में बदलाव की पुस्तकालय सिर्फ शोध करने, पुस्तकें ढूंढने एवं पढ़ने का स्थान है। और सी में बताया गया है कि शिक्षा प्राप्त करने एवं जीवन प्रयत्न सीखने के माध्यम से सभी के जीवन में परिवर्तन लाना। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग चाहे तो मिलान कर सकते हैं। तो आइए चलते इसके सही उत्तर को देखते हैं। IFLA का मुख्यालय द हेग में, UCLC का मुख्यालय डबलिन में, RLIN के मुख्यालय पालो आल्टो में और अटलस का मुख्यालय टोरनेडो में है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक 3000 व्यक्ति पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए और भारत में 1.2 अरब आबादी के कारण यहाँ 3,30,000 पुस्तकालयों की आवश्यकता है। तो याद रखेंगे IFLA। किसने? IFLA। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, सूचना समाज का विश्व शिखर सम्मेलन। अब अगला प्रश्न है, इफ्ला के दिशा निर्देशों या फिर सिद्धांतों के अनुसार आपदा नियोजन के निम्नलिखित चरणों के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो आइए चलते हैं, हम इसके डिस्क्रिप्शन को ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रोकथाम, फिर तैयारी, उसके बाद अनुक्रिया और सबसे लास्ट में रिकवरी। अब अगला प्रश्न है, इफ्ला डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइंस में उल्लिखित 2 भाग निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात बी और सी सही है। तो बी और सी में देखते हैं क्या है। बी में आपका दिया गया है डिजिटल रेफरेंस सर्विस का प्रशासन और सी में आपको बताया गया है डिजिटल रेफरेंस सर्विस का प्रशासन। अब अगला प्रश्न है, इफ्ला ने कब अंतिम ISBB कंसोलिडेटेड एडिशन प्रकाशन किया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, 2011 में। कब? 2011 में। अब अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 किसका प्रकाशन है? तो याद रखेंगे ALA का। किसका? ALA का। अब अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी एसोसिएशन किसका अंग है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, स्लिप का। किसका? स्लिप का। अब अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के निम्नलिखित पुस्तकालय अध्यक्षों के नामों को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में सेवा की उनकी अवधि के काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात सबसे पहले जॉन जेम्स बैकले, फिर जॉर्ज वाटर्सटन है, ठीक है। फिर है सी जेम्स एच वेलिंगटन और सबसे लास्ट में कार्ल हेडन है, जिसका समय आप यहां देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, इसे आप यहां मिलान कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 1 2 3 4 क्रम सबका सही है। अर्थात सिनिका सिपिला 2015 से 17, LNT से 2017 से 19, डोना सीडर 2011 से 13 और ग्लोरिया पेरेज सालमेरोन या 2013 से 15।
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। शेष क्वेश्चन को हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।